यूपीएससी का तो समझ में नहीं आता। कभी कभी वो ऐसा टेस्ट पेपर बनाते हैं और उसमें कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि तुम जो मर्जी चाह लो, जो मर्जी कर लो, तुम ये इस क्वेश्चन को पास ही नहीं कर सकते। तुम्हारे आसपास का ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। और उसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो इतने सिंपल होते हैं कि तुम्हें लगता है व्यर्थ ही पढ़ा, इतना इतना लक्ष्मीकांत पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, एमसीक्यूज किए। समटाइम्स आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इसको मिक्स बैग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। मैं इस एग्जाम के बाद यूपीएससी के एग्जामिनर को फोन करना चाहूंगा, लेकिन तब तक जो हमारे सामने पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सीडीएस एग्जामिनेशन को सॉल्व करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करोगे इन दिस क्लास, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कौन से लीग में आते हो, कितने परसेंटेज चांस है तुम्हारे इसको पास होने के लिए। क्विकली अटेम्प्ट करेंगे, 30 सेकंड दूंगा मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड बट उससे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट कर लेते हैं। सिड लाइव कोड याद रखना तुम्हारा काम है, SIDLIVE। ये मेरा कोर्स है, कोर्स का नाम है लेक्स रेक्स बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। पॉलिटी में आज के बाद कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 22,999 में तुम्हें ये कोर्स मिल रहा है और बहुत सारे नए नए बैचेस आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे बाइलिंगुअल हो। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, कोड मत भूलना सिड लाइव, और ज्वाइन करते। पहला क्वेश्चन करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वॉज पेसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज महोत्सव 2025 हेल्ड? विशाखापट्टनम, कोची, रांची और रायपुर। 15 सेकेंड है, क्विकली आंसर देना। वैसे इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तुम्हें पढ़ने से ज्यादा, किताबें पढ़ने से ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से ज्यादा रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम इस तरह के क्वेश्चन देखोगे, और खासकर ऐसा जब पंचायत एक्सटेंशन आता है, तो तुम्हारे पास इतने बार आता है ना, अखबारों में भर जाता है, आदमी ना भी चाहते हुए ना उसको देख लेगा कि हाँ यार ये हुआ था। तो मैं तुम्हें आंसर दे देता हूं। आंसर क्या मैं दे रहा हूं, आंसर तो सारा का सारा न्यूज़पेपर में दिया था, ये देखो लिखा हुआ है, पेसा महोत्सव, राइट, उत्सव लोक संस्कृति का 23 से 24 दिसंबर 2025, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। लो, इसके लिए आंसर नहीं करना है, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। इस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए तुम्हें क्यूरियस होना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। बट मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग को आज तक किसने आज तक अपने से बड़ों की बात मानी? हमने नहीं मानी, तुम क्या मानोगे? तो हमें भी हमारे माँ बाप, हमारे भी टीचर्स बोलते थे ये करो वो करो, हम वही करते थे जो हमें ठीक लगता था। तुम भी वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है, लेकिन एग्जाम के बाद, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर तुम पछताओगे। आंसर ऑफ कोर्स इज ए। जिसने करेक्ट आंसर दिया है लिख दो करेक्ट, और अपने मार्क्स के आगे नंबर 1 डाल दो, फिर एक का तुम्हारे मार्क्स में काउंट कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following statements regarding the fundamental rights of the Constitution of India is not correct? They provide for equality of opportunity in matters of public employment. They guarantee freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. C. They prohibit discrimination on the grounds only of religion, race and caste. They are legally enforceable. Not correct पूछा भाई लो, right? So you have to understand कहां पर नॉट पे पूछा जाता है। तो क्या करो ना, इसको ग्रेजुअली जस्ट डू नेगेटिव एलिमिनेशन। दे प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा आर्टिकल है? सर ये आर्टिकल है आर्टिकल 16। फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, ओके, जस्ट ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुक अप आर्टिकल 16, तुमको दिख जाएगा एग्जैक्टली मैटर्स। फिर लिखा है दे गारंटी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये अगेन लुक अप आर्टिकल 25। फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन खोलो और आर्टिकल 25 देख लो। फिर है दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कैस्ट। एक्चुअली ये आर्टिकल 15 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये अधूरा लिखा इन्होंने। दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहां पे क्या होना चाहिए? रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये गड़बड़ कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमें यहां पे क्या ढूंढना था? नॉट करेक्ट आंसर हो गया हमारा। तो आगे रुक जाओ। वैसे दे आर लीगली एनफोर्सेबल, वो तुम्हें पता है, क्योंकि जो जस्टिसिएबल है दे आर डायरेक्टली एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो ऐसे भी ठीक हो गया। तो ये तो हमें आंसर मिल ही गया था, हम क्यों ज्यादा मेहनत करें? हमें मेहनत नहीं करनी,
हमारे पास आ गया है द थर्ड वन एज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो यहां पर हो गया, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, हमको पास करना है एग्जाम को। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस जिसका करेक्ट आया करेक्ट मार्क करना, अपने मार्क्स के आगे +1 लगाते हुए जाना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। अब फटाफट अपना जो रडार है ना वो चले जाओ 368 पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। Constitutional amendment bills should be passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. Third, all constitutional amendment bills must be ratified by the legislature of not less than half the states. Which of the statements given above is or are correct? जल्दी से आंसर दो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन तब तक मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा, फिर मैं तुम्हें मार्क्स बताऊंगा। कहाँ चला गया आर्टिकल 368, कहाँ चला गया? ऑलराइट 368 मिल गया। तुम लोग आंसर दो भाई, तुम लोग मेरी तरफ मत देखो। सो द फर्स्ट 368 का पहला वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। आइदर हाउस मतलब लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी। एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहे भाई? दूसरा बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स शुड बी पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्या यूपीएससी वाले इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? सबको पता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये हमको आता है भाई। अच्छा अब देखो गेम चल गए, ये लोग खिलाड़ी लोग हैं। इन्होंने क्या बोला? ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी। अरे बाबा रुको रुको थांबा, क्यों? ये ऑल नहीं है क्या? ऑल नहीं है। एक बार आर्टिकल 368 देखो, इसमें लिखा है इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस इन द सो कॉल्ड सेंटर स्टेट रिलेशन, राज्य और यूनियन के बीच में अगर कोई रिश्ता है उसमें किसी तरह के चेंजेस लाने हैं तो ओनली तो यू विल रिक्वायर रैटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट्स। यहां पे क्या खेल खेल गए भाई यूपीएससी, तुम खेल खेल गए भाई, मुबारक हो। सो आंखें खराब हो जाए आदमी को ना दिखाई दे। ऑल नहीं है, फ्यू, इसका आंसर होना चाहिए था फ्यू, तो ठीक हो जाता। तो ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, और उससे ऊपर वाला तो ठीक ही हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1 and 2 ओनली। ये गड़बड़ है, 1 and 2 ओनली। मैं हो गया पास। वेरी गुड। तो जिससे ठीक किया है फटाफट डालो करेक्ट और मार्क्स आगे बढ़ाओ। राइट तो तुमने क्या पढ़ना है? यू हैव टू लुक एट आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन जी। Consider the following statements regarding the qualification of a person for appointment as a judge of the Supreme Court of India. The person has to be for at least 5 years a judge of the High Court or of 2 or more such courts in succession. The person has to be for at least 10 years an advocate of a High Court or 2 or more such courts in succession. The person is in the opinion of the Chief Justice of India a distinguished jurist. चश्मा चेंज करने का टाइम आया है। क्या मतलब? Everything is looking at detail. छोटी छोटी बातों पे धोखे हो रहे हैं। धोखे क्या हो रहे हैं? सो इसके लिए तुम्हें खोलना पड़ेगा मैं आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रुको यार खोलता हूं मैं। सो आर्टिकल 124, हाँ मिल गया जी, आर्टिकल 124। सो आर्टिकल 124 में ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। राइट सो देख लिया आंसर। राइट तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जी 5 साल के लिए जज होना जरूरी है। हाँ ठीक है, या फिर 2 और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन। एग्जैक्टली करेक्ट है। पर्सन हैज टू बी एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 और मोर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। एकदम ठीक है बाबा। पर्सन इज इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। फिर खेल खेल गए यूपीएससी तुम। पर्सन इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस नहीं, प्रेसिडेंट। लिखो कहां गया आर्टिकल 124? ये देखो आर्टिकल 124 इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। यूपीएससी यू आर प्लेइंग गेम। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी 1 and 2 ओनली। ये रॉन्ग है। राइट सो इट इज ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसलिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी क्लासेस में सबको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करा देता हूं। Which one amongst the following pairs of the article and the provision with reference to the Constitution of India is not correctly matched? 243A Gram Sabha, 243B Constitution of Panchayats, 243C Composition of Panchayats, 243D Election to the Panchayats। रुको मुझे ना फोन करना है, रुको। हेलो हेलो
यूपीएससी सच बताना, ईमानदारी से आंसर देना, तुम लोग को खुद को भी याद है इतना आर्टिकल्स इतना डिटेल में? ऐसे पूछ रहा हूं मैं, मतलब आर दीज गाइस फनी, इनसेन मैन। मतलब 243 तक याद होता है कि ग्राम सभा, अब तुम्हें ABCD भी याद कराने वाले हो? मतलब क्रेजी मैन, क्या कर क्या रहे हो? 243 मुझे मालूम होगा, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूं, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, फेयर इनफ। ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है 243D में, इलेक्शन टू द पंचायत गलत आंसर है, लेकिन बच्चों के लिए तो मत जान को आफत कर दो यार। यूपीएससी को खुद पूछो, तुम्हें पता है राइट? तुमसे मैं पूछूं कोई भी सेक्शन, इस तरह से सब सेक्शन पूछने लग गए हो तुम लोग? सर्टनली नॉट, वेरी रॉन्ग, बहुत गलत क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक दिस, बट क्या कर सकते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कुछ बोला भी नहीं जा सकता, आजकल बवाल हो जाता है। आंसर डी है, राइट? नहीं आया, डोंट बी टू पनिशिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। बड़ों बड़ों को नहीं आता, सब सेक्शंस किसी को याद नहीं रहते, और ये याद रखने वाली चीज भी नहीं होती, बट ठीक है जी, जैसा मर्जी कर देंगे। 110 question according to set D. Which one among the following items is not included in the state list of the Constitution of India? Public order, economic and social planning, land and local government. चलो ये तो फिर भी आना चाहिए। आंसर दो, आंसर दो भाई लोग, ये तो बहुत सिंपल सा है। Which one among the following items is not included in the state list? एलिमिनेशन कर डालो यार। देखो, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, लोकल गवर्नमेंट, ये सबको पता होता है। स्टेट लिस्ट में अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर तुम पढ़ नहीं रहे हो। पब्लिक ऑर्डर स्टेट में होता है, लैंड हमेशा स्टेट का होता है, लोकल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 32 ये हो गया, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा। तो ये एक पुलिस भी याद रख लो, तो ये ऑब्वियसली एलिमिनेशन से हो जाएगा, बट ये एलिमिनेशन के सिवाय और किसी तरह से याद नहीं हो सकता। अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम और कुछ काम ना करो और आज बैठ के स्टेट लिस्ट याद करना स्टार्ट कर दो, सर्टेनली नॉट। तुम्हें धीरे 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 एलिमिनेशन टेक्निक को भी परफेक्ट होना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू आंसर दिस, तुम स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, अपने आप नाम के आगे लिख दो स्मार्ट, हम लोग स्मार्ट है, वेरी गुड। अदरवाइज एलिमिनेशन के बिना ये क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। अब है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच? अरे भाई बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन आया। सो 371 A, B, C और D, दिमाग लगाओ और आंसर दो। मैं एक पूरी स्पेशल क्लास कंडक्ट करता हूं हमेशा ये बताने के लिए कि 371 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कभी ना कभी पूछेंगे, तो हम लोग 371 पे चलते हैं। ऑलराइट, ये तो आना चाहिए वैसे, बट ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो कोई खास टेंशन नहीं है। ABCD, डी कहाँ चला गया? ओके, क्योंकि डी सिक्किम के लिए नहीं है, डी आंध्र प्रदेश के लिए है और तेलंगाना के लिए ऑब्वियसली। तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मेरी क्लास में आ जाना, मैं तुमको एक स्पेशल क्लास दूंगा और वो स्पेशल क्लास में हम लोग 371 को डिस्कस करते हैं। कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये ABCD EFG के मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बनाए हुए, तो उसके अनुसार तुम याद कर लेना। नथिंग टू वरी, टेंशन वाली बात नहीं है और ज्यादा इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आंसर ऑफ कोर्स इज दी, ये भी एलिमिनेशन से बड़े आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर हैज द पावर टू appoint the advocate general. Advocate general holds office during the pleasure of the governor. The members of the state public service commission are appointed by the governor. The members of the state public service commission can be removed by the president of India on the report of the governor. Which one of the statements given above is or are correct? Elimination करो भाई, elimination, elimination करो, और कोई तरीका ही नहीं है। वैसे इसका एलिमिनेशन बड़ा सिंपल है, ओके, बिल्कुल हद दर्जे का क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। Members of governor has the power to appoint the advocate general. Advocate general holds office. वैसे यूपीएससी ये भी तुमने माशाल्लाह सॉलिड काम किया। यहाँ पे तुम क्वेश्चन एडवोकेट जनरल का पूछ रहे हो, अचानक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे आ गए हो। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। अब सोचने की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर पे मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हटा देंगे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तो कोई बिसात ही नहीं रही, उनकी तो कोई पोजीशन ही नहीं रही। जब मर्जी देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव उन्हें रिमूव कर दे, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट जरूर रिमूव करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट विच इज गिवन अपॉन द इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सच एंड सच पर्सन ऑन सच एंड सच ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर इज बीइंग रिमूव्ड और शुड बी रिमूव्ड। तो ये जो गड़बड़ करते हैं ना, ये पूरा एग्जाम में है ना, जो क्वेश्चन सॉल्वेबल है वो सारे के सारे में एक वर्ड गायब है और उसी की वजह से डिफरेंस है। बाकी कोई खास टेंशन है नहीं। आंसर ऑफ कोर्स इज 1, 2 and 3 ओनली। चौथा 1 वाज एब्सोल्युटली रैंडमली गॉन। तो अगर तुम्हारी आंखें ठीक है और तुम थोड़ा बहुत भी पॉलिटी जानते हो, तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। लो जी, ये आया सॉलिड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसको भी एलिमिनेशन से करो। ओके, एक चीज तुम्हें बड़ी और कुछ ना भी पता हो, वो तुमको बहुत जरूर अच्छे से पता है। क्या पता है यार, देखते ही आंसर देना चाहिए तुम लोगों ने। सो यहां लिखा है मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 1980। ऐसा नहीं हुआ था। मोरारजी देसाई बन जरूर गए थे। ओके, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी जो लगी हुई थी वो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगी थी। वो जैसे ही हटाई गई तब आम चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुए और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और फिर वो चौधरी चरण सिंह का वो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबैकल हुआ और वहां पर भी खत्म हो गई। तो दो तो यही प्राइम मिनिस्टर्स थे जो हट गए और फिर 1980 में मैडम इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी। सो ये एक्चुअली रॉन्ग पूछा गया है, नॉट पूछा गया। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये 24 मार्च 1977 से लेकर 1979 तक थे। फिर चरण सिंह जनता पार्टी सेक्युलर में आए और ये थोड़े दिनों के लिए आए, फिर उनको ज्यादा टाइम के लिए टिकने नहीं दिया गया और दो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए थे बिटवीन 1977 टू 1979 और 1980। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी मैडम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। अब ये फिर ना क्यूरियोसिटी के बात है। अभी बैठकर तुम्हें सोचोगे सर ये हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। ये पढ़ाने की चीज नहीं होती, ये पढ़ने की चीज होती है, ये इंटरेस्ट की बात है। तो अगर इंटरेस्ट है तो तुम्हें वो वाला फेज जो डार्केस्ट आवर माना जाता है उसमें मजा भी आएगा। चलो जी, एक और क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज करेक्टली मैच। अब ये यार ये कर क्या रहे हो यार यूपीएससी भाई, ये बच्चे सीडीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं, वकील नहीं बन रहे। तुम तो वकील बना के छोड़ोगे उनको, क्या कर क्या रहे हो? इनको एडवोकेट बनाना है क्या? अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, शेड्यूल कैस्ट, ये सबको पता है, लेकिन तुम उसके ईयर्स पूछ रहे हो। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कितने और क्वेश्चंस हैं, कितने और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता है। ये कहां जा रहे हो यार आप लोग? वेयर आर यू गोइंग? तो फिर तो एक दिन तुम ये भी पूछ लो कि सुप्रीम कोर्ट में रूल्स ऑफ प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल किया जाता है, एफिडेविट में साइन पहले किसकी की जाती है। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? दिस इज नॉट व्हाट इज अनबिलीवेबल। छोड़ो यार, अगर तुम्हें नहीं भी आया ना तो बुरा मत मानना यार, जाने दो। मतलब बट आई हैव रियली मतलब दिस इज आई हैव एन इशू। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2012 में नहीं था, ये 1986 में था और अभी अभी एक अमेंडमेंट हुआ 2019 का, वो है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, ये ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स ये 2006 का है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो जैसे बोला जाता है 2012 का है। अब यार ये मुझे पता है, वी आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, हम लोग क्विकली आंसर दे देंगे, ठीक है। पॉक्सो फिर भी पढ़ा होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसको याद रहेगा यार? एंड वो भी ईयर्स डिटेल हम लोग भी पढ़ाते हैं, वी अंडरस्टैंड, थोड़ा एसेंस पता चल जाता है, बट ईयर्स पे तुम पूछ रहे हो यार, अनबिलीवेबल। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। करेक्टली मैच थे एकदम ठीक है। आंसर ये है, गलत हुआ सॉरी यार, कैंट हेल्प यू यार, मैं क्या करूं, मजबूरी है। नेवर माइंड। Which one of the following statements related to National Commission for Backward Classes is or are correct? It is a constitutional body. National Commission for Backward Classes Act has been repealed. Secretary Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India heads the commission. कौन सा करेक्ट है? इसमें तो इसमें एलिमिनेट करना है। बच्चों वाली बात है यार, खुद ही बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो पहले एनसीबीसी हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, लेकिन जब आर्टिकल 338 डाल दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, तो वो जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसको हटा दिया गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कैन नॉट बी यार, सेक्रेटरी को थोड़ा ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड बना देंगे। सो दैट सर्टेनली नॉट पॉसिबल। सो ये मेरे नोट्स आ गए। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है। जो चेयरपर्सन है, इट शैल बी सब्जेक्ट टू, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा,
Okay, there will be conditions of service. These are very huge positions. ऑब्वियस था कि सेक्रेटरी को उठाकर, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, डज नॉट मेक कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड बना दिया जाए. तो एब्सोल्युटली सिंपल था. ओके, एलिमिनेशन से इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है. Which one of the following acts shall amount to sexual harassment as sexual harassment of women at workplace? 2013. Verbal remarks of sexual nature, non-verbal conduct of sexual nature, physical conduct of sexual nature. इसमें तो देखो, तुम नोटिस करो यार, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर women फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. जहां भी लिखा हुआ है सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड कि वहां पर आप अलाउ नहीं कर सकते. लॉजिकल था. इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई पढ़ाई ये जरूरी नहीं. थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या वर्ड्स है, और आई गेस द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आंसर वुड बी 1, 2 and 3. ओके, सो 1, 2 and 3 ऑल ऑफ दीस आर. किसी भी तरह से आपने किया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से प्रोटेक्शन है ना, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एनी टाइप इज सर्टेनली नॉट अलाउड. Arrange the following dignitaries in the correct sequence with respect to their rank precedence as per table of precedence approved by the President of India. I am really hello रुको यार. हेलो, यूपीएससी एग्जाम है ना. एक बात पता ना, मैं इसमें चॉइस बदलना चाहता हूं. ओके, अब आप लोगों ने क्वेश्चन तो डाल दिया, अब बोलो कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन से नंबर पे. नहीं बताओ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन से नंबर पे. अच्छा बताओ, डेप्यूटी चेयरमैन कौन से नंबर पे. क्या करना क्या चाह रहे हो यार, तुम बच्चों की क्या जान लोगे, क्या कर क्या रहे हो. यस, टेबल ऑफ प्रीसिडेंस हम भी पढ़ाते. प्रेसिडेंट नंबर 1 पे, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे, प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 पे, ये मैं भी पढ़ाता हूं. लेकिन क्या तुम एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, प्राइम मिनिस्टर 3, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस, फिर स्पीकर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर चीफ मिनिस्टर्स, फिर डिप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फिर फॉर्मर मिनिस्टर्स, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, एम्बेसडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ द चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर डिप्यूटी चेयरमैन, फिर ये सब याद करेंगे. क्या कर क्या रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो यार. स्टूडेंट्स हैं, चैट जीपीटी नहीं डाला इनके दिमाग में यार. आप रैंडमली टॉप 3 पूछ लो, मैं समझता भी हूं, बट आप सब कुछ नहीं पूछ सकते. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू नो दिस. मतलब क्या आप स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो. क्यों, आपने क्या पूछ लिया जी, यहां पर क्या गया आगे, यहां पर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अच्छा, फिर आए गवर्नर्स, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. तो माइट एज वेल नीचे का भी पूछ लेते यार. कम ऑन गाइस, गेट अ जॉब मैन, यू कांट डू दिस. वो भी सीडीएस लेवल पे हो रहा है. तुम किसी को इस टाइम पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या एग्जाम बना रहे हो क्या. प्लीज डोंट डू दिस. यस, आंसर इज बी. बट अगर तुम नहीं आंसर दे पा रहे हो, आई एम वेरी सॉरी. और अगर यही ट्रेंड रहा और यूपीएससी ने ऐसा सिविल सर्विसेज में कर दिया, तो मैं तो चुप ही हो जाऊं. ऑलराइट, सो आई गेस एवरीवन हैज आंसर्ड. ओके, बी दैट एज इट मे, मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता हूं. ओके, दिस इज द एग्जाम. क्वेश्चन मेरे लिए सिंपल है, उनके लिए भी सिंपल है जो एबीसीडी करके हेड्स एंड टेल्स कर रहे हैं. बट फॉर मेनी अमंग्स यू, कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस लगेंगे. वरी नॉट, दैट्स द नेचर ऑफ द गेम. यू हैव टू फाइट दिस गेम. जैसा है वैसा है, बट याद रखना, अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो तुम्हारे साथ वालों के लिए भी डिफिकल्ट है. एनीवेज, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं. तुम्हें इस आंसर्स की जो पीडीएफ है वो तुम्हें मिल जाएगी, एंड जस्ट डाउनलोड दैट एंड कीप इट एज अ बेसिस फॉर योर प्रिपरेशन. एनीवेज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. ये है एग्जाम, इस तरह से भी एग्जाम आ सकती है. वरी नॉट, कंटिन्यू स्टडिंग फॉर योर एग्जाम. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद.